अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 10 है, क्लास हमारी आई कम टू। सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 3 बच्चों हम पढ़ रहे थे जॉइंट स्टॉक कंपनी। बच्चों इसके अंदर दो टॉपिक थे, एक था शेयर्स और एक है डिबेंचर। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो शेयर्स वाला टॉपिक कवर किया था। अब हम जो है वो डिबेंचर वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। जी बच्चों हमारे पास है नंबर 1 पे हु आर प्रोमोटर्स। प्रोमोटर कौन होते हैं बच्चों? प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कि किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करते हैं। उन लोगों को हम क्या कहते हैं? प्रोमोटर्स कहते हैं। तो लिखा हुआ है द पर्सन हु स्टार्ट द जॉइंट स्टॉक कंपनी आर कॉल्ड प्रोमोटर्स। उसके बाद बच्चों डायरेक्टर्स कौन होती हैं? वो शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं, उनको हम बच्चों डायरेक्टर्स कहते हैं। Those shareholders who control the management of the company are called directors। इन्होंने कंपनी को मैनेज करना होता है। इसके बाद बच्चों नंबर 3 पे है हु आर अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स बच्चों कुछ ऐसे लोग होते हैं मार्केट के अंदर जो कि कंपनी को इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी स्टार्ट होती है और उनके मार्केट के अंदर शेयर्स नहीं सेल हो पाते तो वो कंपनी से शेयर्स खरीद के उनको बाद में मार्केट में सेल कर लेंगे और इसके ऊपर बच्चों ये अपनी कमीशन चार्ज करती हैं। तो लिखा हुआ जी एन अंडर राइटर इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। जी बच्चों ये कोई आदमी भी हो सकता है या कोई इदारा भी हो सकता है, बैंक वगैरह होते हैं बच्चों। तो एन अंडर राइटर इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स कंपनीज इंट्रोड्यूस देयर न्यू शेयर्स टू द मार्केट। तो ये कंपनी की बच्चों मदद करते हैं उनके शेयर जो है उनको मार्केट में सेल करने के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया इसका तरीका क्या होता है। ये कंपनी से पहले शेयर खरीद लेते हैं और बाद में मार्केट में शेयर जो है वो सेल कर देते हैं और इसके ऊपर अपनी कमीशन चार्ज करते हैं, जिसे हम अंडर राइटिंग कमीशन कहते हैं। उसके बाद है बच्चों शेयर होल्डर। वो लोग जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं। द पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। उसके बाद है बच्चों ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में हम बच्चों क्वेश्चंस के अंदर बात कर चुके हुए हैं। तो लास्ट चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है। जब कंपनी रजिस्टर होती है तो रजिस्टर होते वक्त कंपनी ने जो अपना मैक्सिमम जो कैपिटल होता है वो रजिस्टर करवाना होता है। तो वो जो मैक्सिमम कैपिटल होता है, और बच्चों बात याद रखिएगा, वो जो हमने कैपिटल रजिस्टर करवा लिया हम उससे ज़्यादा पैसे जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ उससे कम कर सकते हैं लेकिन वो हमारा मैक्सिमम कैपिटल होता है, उससे हम ज़्यादा पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो लिखा द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। यहाँ पे आप लिख लेना इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। जी बच्चों ये इसके कुछ डिफरेंट नाम है। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इसको बच्चों नॉमिनल कैपिटल भी कहती हैं, इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। शेयर कैपिटल, द टोटल ऑफ द पार वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। जी बच्चों जितने कंपनी ने शेयर इशू किए हुए हैं उनकी जो पार वैल्यू होगी वो हमारा शेयर कैपिटल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हुए हैं और 10 रुपये का बच्चों एक शेयर है इंटू ₹10, तो बच्चों ये अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा? 10 लाख। ये जस्ट बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए लिखा है। तो कंपनी ने अगर टोटल 1 लाख शेयर इशू किए और 10 रुपये उसकी पावर वैल्यू है तो ये मल्टीप्लाई करें तो 10 लाख ये उसका क्या बन जाएगा? शेयर कैपिटल। तो लिखा हुआ था टोटल ऑफ द पावर वैल्यू ऑफ शेयर। तो जो शेयर्स है उनकी जो टोटल पावर वैल्यू है वो हमारा क्या कहलाएगा? शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया बच्चों? ये आपने लिखना नहीं है, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिखा। उसके बाद है बच्चों इशूड कैपिटल। तो बच्चों ऑथोराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी मार्केट के अंदर जनरल पब्लिक को परचेज करने के लिए ऑफर कर देती है। हम कहते हैं जी इतनी अमाउंट के हम शेयर बेचना चाहते हैं या इतने शेयर्स हम बेचना चाहते हैं, तो ये हमारे क्या होंगे? इशूड कैपिटल। द टोटल पार वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफर टू जनरल पब्लिक इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। जी बच्चों जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बात की कि हमारे जो है वो टोटल जो शेयर्स हैं वो 1 लाख हैं। 1 लाख हमारे टोटल शेयर्स थे और इसमें से बच्चों हमने क्या किया? हमने कहा जी हम 80,000 शेयर जो है वो सेल करना चाहती हैं और एक शेयर जो है वो आपका 10 रुपये का था। तो ये मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास 8 लाख आ जाएगा। तो जी बच्चों क्या लिखा हुआ है? द टोटल पार वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफर टू जनरल पब्लिक। हमने जो शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर किए उनकी जो टोटल पार वैल्यू है वो हमारा क्या कहलाएगा? इशूड कैपिटल।
तो 1 लाख टोटल शेयर्स थे, जिनमें से हमने 80,000 शेयर जो है वो जनरल पब्लिक को ख़रीदने के लिए ऑफ़र किए। अभी उन्होंने ख़रीदे नहीं है, हमने जस्ट अभी ऑफ़र किए उनको। उसके बाद है सब्सक्राइब कैपिटल। तो बच्चों इन 80,000 में से जितने शेयर लोग ख़रीद लेंगे वो हमारे सब्सक्राइब हो जाएंगे और उनकी जो पार वैल्यू होगी वो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। फॉर एग्जांपल 80,000 हमने ऑफर किए थे, तो सिर्फ 70,000 शेयर ही लोगों ने जो है वो परचेज़ किए। तो हमारे पास 70,000 की जो पार वैल्यू है इंटू 10 करें तो ये 7 लाख बन जाएगी। तो 7 लाख जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, इस सब्सक्राइब कैपिटल। तो लिखा हुआ था टोटल पार वैल्यू ऑफ शेयर्स टेकन अप बाय पब्लिक। टेकन अप का मतलब होता है खरीद लेना, ले लेना। तो बच्चों जितने शेयर्स लोगों ने खरीद लिए हैं उनकी जो पार वैल्यू है वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। ये टोटल थे इतने, इसमें से हमने 80,000 जनरल पब्लिक को ऑफर किए और उनमें से बच्चों कितने लोगों ने खरीद लिए, 70,000। तो उनकी जो पार वैल्यू है वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद है बच्चों कॉल्ड अप कैपिटल। अच्छा बच्चों हमारा सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, 7 लाख। तो फ़िलहाल हमें 7 लाख की ज़रूरत नहीं। हम लोगों को कहती हैं कि आप जो है ना फ़िलहाल हमें कितने पैसे पे कर दें, 6 लाख रुपए आप हमें अभी पे कर दें, बाकी जो 1 लाख है वो हम आपसे बाद में ले लेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। तो बच्चों कॉल्ड अप कैपिटल लिखा हुआ है द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। ये हमारा सब्सक्राइब कैपिटल था, इसका वो हिस्सा, इसका वो पोर्शन, ये वाला द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज़ कॉल्ड अप बाय द कंपनी। कॉल्ड का मतलब बच्चों क्या होता है, कॉल्ड अप का मतलब मांगना, डिमांड करना, कॉल करना। तो बच्चों कह रहा है सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा जो हम मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं बाय कंपनी फ्रॉम पब्लिक। जनरल पब्लिक से जितने पैसे कंपनी मांग रही है इज कॉल्ड अप कैपिटल। तो ये हमारा बच्चों क्या कहलाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी जनरल पब्लिक से डिमांड कर रही है, कॉल कर रही है, उसको हम कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद है बच्चों पेड अप कैपिटल। अच्छा बच्चों हो सकता है लोग जो है वो सारे के सारे पैसे पे कर दें, या समटाइम ये भी हो सकता है कि लोग जो है वो सारे पैसे पे नहीं करते, सिर्फ 5 लाख रुपया पे कर देते हैं। 1 लाख रुपया लोगों की तरफ रह गया, हमने 6 लाख मांगा था लेकिन लोगों ने 5 लाख पे किया, या फिर 6 लाख का 6 लाख भी पे हो सकता है। तो बच्चों कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो लोगों ने पे कर दिया वो क्या कहलाएगा, पेड अप कैपिटल। पेड मतलब अदा हो चुका, वो कैपिटल जो अदा हो चुका हुआ है। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल जो हम मांग रहे हैं। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। जी बच्चों कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो लोगों ने पे कर दिया वो हमारा पेड अप कैपिटल कहलाएगा। और उसके बाद बच्चों हमारे पास लास्ट है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल बच्चों क्या होगा, हमने जो है वो टोटल कितने शेयर्स इशू किए थे, यहाँ पे लोगों ने 7 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे और हमने लोगों से डिमांड कितनी की थी, 6 लाख। 7 लाख के लोगों ने सब्सक्राइब किए थे, कॉल्ड अप हमने किया था 6 लाख। तो बच्चों सब्सक्राइब और कॉल्ड अप का जो डिफरेंस होगा वो हमारा रिजर्व कैपिटल कहलाएगा। 7 लाख था, हमने 6 लाख मांग लिया, 1 लाख रुपया हमने रिजर्व में छोड़ दिया। तो ये बच्चों हमारे पास रिजर्व कैपिटल कितना आएगा, 7 लाख टोटल हमारा सब्सक्राइब हो चुका था, जिसमें से हमने जो है वो 6 लाख रुपया लोगों से डिमांड कर लिया। तो 6 लाख में से माइनस करें तो कितना बाकी डिफरेंस आ रहा है, 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख जो है ये हमारा क्या होगा बच्चों, रिजर्व कैपिटल। तो लिखा था पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच द कंपनी थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा बच्चों स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है, एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर हमने ये फैसला करना होता है कि कितने पैसे लोगों से लेने हैं और कितने पैसे हमने लोगों के पास छोड़ देने हैं, उसको हम कहते हैं थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब मीटिंग के अंदर जो फैसला हुआ उसको हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, जी बच्चों ये हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल का ही हिस्सा है। सब्सक्राइब कैपिटल कितना था, 7 लाख। द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच द कंपनी थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन रिजर्व टू कॉल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है क्लोज करना, बंद करना। जी बच्चों वो हिस्सा जो हम लोगों के पास छोड़ देते हैं, जो कि हम लोगों से तब मांगते हैं अगर हमें कंपनी बंद करनी पड़े। अगर हम कंपनी बंद करने लगेंगे तो फिर हम ये बकाया पैसे भी लोगों से डिमांड कर लेंगे। तो ये हमारा बच्चों रिजर्व कैपिटल मतलब जो लोगों के पास रिजर्व में पड़ा हुआ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 12, व्हाट इज़ इनकॉर्पोरेशन स्टेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये बच्चों कंपनी को जब हमने स्टार्ट करना होता है तो उसको डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ये बच्चों आपने टॉपिक जो है वो कॉमर्स के अंदर आईकॉम 1 में पढ़ा होगा बहुत डिटेल के साथ कि कंपनी को रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या होता है। तो बच्चों इनमें से हमारे पास जो है ना सेकंड ये स्टेज होती है रजिस्टर इनकॉर्पोरेशन स्टेज होती है।
तो लिखा हुआ इट इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना। इट इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इन दिस स्टेज प्रोमोटर्स अप्रूव द नेम, फाइल डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट फीस। अच्छा बच्चों, ये सेकंड स्टेज होती है और इसके अंदर कंपनी को करना क्या होता है, प्रोमोटर्स को करना क्या होता है, उन्होंने कंपनी का नाम अप्रूव करवाना होता है। कोई ऐसा नाम हमने रखना होगा जो पहले से दूसरी किसी कंपनी ने नहीं रखा हो। फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट्स, हमने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। इसके अलावा फीस जो है वो हमने सबमिट करवानी है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये हमारी सेकंड स्टेज है। इसके बाद है जी व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। जब बच्चों हम अपनी ये सारी चीज़ें जो है वो रजिस्ट्रार को जमा करवा देते हैं, कंपनी का नाम, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चाहिए, और इसी तरह से फ़ी भी जमा करवा देते हैं। उसके बाद जो है वो जो रजिस्ट्रार होता है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि सब कुछ मुकम्मल है, तो देन जो है वो आपकी कंपनी का नाम जो है वो अपने पास रजिस्टर कर लेगा और वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। उस सर्टिफिकेट को हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लिखा हुआ जी इफ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर रजिस्ट्रेशन देन ही इशू अ सर्टिफिकेट विच इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा बच्चों, दो किस्म की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कलेक्ट करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन जो पब्लिक कंपनीज होती है उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद जो है वो कुछ मज़ीद स्टेप से गुजरना पड़ता है। पब्लिक कंपनी को बच्चों ज़रूरी होता है पब्लिक कंपनी के लिए कि उन्होंने अपने ऑथोराइज कैपिटल का एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो है वो कलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख है, तो उसको बता दिया जाता है कि आपने कम से कम जो है वो 5 लाख रुपया जो है वो पहले कलेक्ट करना है, उसके बाद ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। तो बच्चों वो जो मिनिमम अमाउंट कंपनी को बता दी जाती है उसको हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट कर लेती है, उसके बाद जो है वो फिर से रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि हमने जो है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो कलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर वो हमें एक और सर्टिफिकेट देगा जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती है। तो लिखा हुआ इफ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड विद दैट कंपनी if registrar is satisfied that company has collect minimum subscription मैंने अभी आपको बता दिया कि जो हमारा टोटल ऑथोराइज कैपिटल था उसमें से एक पोर्शन हमें बता दिया जाता है कि आपने इतने पैसे कम से कम कलेक्ट करने हैं। तो अगर सेटिस्फाई हो जाता है रजिस्ट्रार के कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो कलेक्ट कर लिया, देन ही इशू अ सर्टिफिकेट फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। तो उसके बाद जो है वो पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है बच्चों नंबर 15 पे प्राइमरी एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बच्चों जितने भी हम इब्तदाई तौर पे खर्चे करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। लिखा हुआ जी ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर टू स्टार्ट द बिजनेस आर कॉल्ड प्राइमरी एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फ़ी, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। तो ये बच्चों हमारे प्राइमरी या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। इसके बाद है बच्चों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये बच्चों आपने कॉमर्स के अंदर पढ़ी होगी डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो बच्चों ये कंपनी की मेन डॉक्यूमेंट होती है। इसके अंदर मेंशन होता है कि कंपनी कौन कौन सा बिजनेस करेगी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा बिजनेस भी कर सकती है। तो बच्चों ये मेमोरेंडम के अंदर मेंशन करना होगा कि हमने कौन कौन सा बिजनेस करना है। तो बच्चों कंपनी वही बिजनेस कर सकती है जो मेमोरेंडम में मेंशन होंगे। कोई ऐसा बिजनेस जो कि मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है, अगर वो कंपनी करती है तो वो कंपनी के लिए इलीगल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है वो मेमोरेंडम में लिखा हुआ कि कंपनी जो है वो सर्जिकल का काम करेगी, इसी तरह से बच्चों कंपनी जो है वो लेदर जैकेट्स का काम करेगी। तो अब कंपनी जो है ना ये दो काम ही कर सकती है, अब कोई तीसरा काम कंपनी जो है वो नहीं कर सकती। तो इट इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी कैन डू ओनली दोज एक्टिविटीज़ विच आर मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो एक्टिविटीज़ मेमोरेंडम में मेंशन होंगी सिर्फ कंपनी वही काम कर सकती है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकती। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बच्चों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है। इसके अंदर कंपनी को मैनेज करने से जो रिलेटेड रूल्स होते हैं वो सारे इसमें लिखे होते हैं कि कंपनी को हमने इंटरनली मैनेज कैसे करना है, कंपनी को हमने जो है वो रन कैसे करना है। It is a second important document in the incorporation of company. It contains the rules and regulation for the internal management of company.
जी बच्चों, मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि कॉलेज है, तो कॉलेज जो है वो कौन कौन सी डिग्री करवा सकता है। फॉर एग्जांपल आई कॉम है, बी कॉम है, बीएससी है, एम कॉम है। तो बच्चों ये डिफरेंट टाइप्स की डिग्रीज़ हैं। तो ये डिग्री जो है वो कॉलेज को अपने मेमोरेंडम में मेंशन करना पड़ेगा कि ये वाली हम डिग्री करवा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कॉलेज ने मेंशन किया हुआ है कि हम आई कॉम, बी कॉम और एम कॉम करवा रहे हैं। अब कॉलेज जो है वो एमबीए भी स्टार्ट करवा देता है, हालांकि मेमोरेंडम में लिखा नहीं है। तो एमबीए जो है वो कॉलेज के लिए इलीगल होगा, क्योंकि वो मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है। और आर्टिकल में बच्चों क्या लिखा जाएगा, आर्टिकल के अंदर बच्चों हम कॉलेज को मैनेज करने के जो रूल्स है कि कॉलेज की ओपनिंग टाइमिंग क्या होगी, छुट्टी की टाइमिंग क्या होगी, ब्रेक की टाइमिंग क्या होगी, पीरियड कितने जो है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, एक पीरियड कितने मिनट का होगा। तो ये बच्चों सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होंगे। तो मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। मेमोरेंडम में लिखा होता है कि क्या क्या काम करना है, और आर्टिकल में लिखा होता है कि हमने अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करना है। So it is the second important document in the incorporation of a company. It contains the rules and regulation for the internal management of the company. उसके बाद प्रॉस्पेक्टस है बच्चों। प्रॉस्पेक्टस से आप वाकिफ़ हैं, आपने कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस भी देखा होगा। बिल्कुल उसी तरह से कंपनी का प्रॉस्पेक्टस होता है। तो बच्चों अगर आपने जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप प्रॉस्पेक्टस खरीदते हैं, उसके अंदर एक फॉर्म लगा होता है, वो फॉर्म आप फिल करते हैं, उसके साथ आप फीस जो है वो कॉलेज में एडमिशन फ़ीस जमा करवाते हैं। तो इस तरह से आप एडमिशन लेते हैं। ऐसे ही बच्चों अगर आपने कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो उसके लिए आपको कंपनी का प्रॉस्पेक्टस खरीदना पड़ेगा। ये आपको बैंक से मिल जाएगा, जो भी बैंक जो है वो कंपनी आपको बताती है वहाँ से आपको इसका प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा। उसके अंदर फॉर्म लगा होगा बिल्कुल सेम कॉलेज की तरह, आपने वो फॉर्म फिल करना और जितने आप शेयर खरीदना चाहते हैं उतने शेयर्स के पैसे आपने उस फॉर्म के साथ जो है वो बैंक में कंपनी के अकाउंट में जमा करवा देने हैं। तो प्रॉस्पेक्टस मेनली कंपनी जो है वो किस लिए इशू करती है, जनरल पब्लिक को जो है वो इनवाइट करती है शेयर खरीदने के लिए। तो लिखा हुआ इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ इशूड बाय कंपनी टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू परचेज शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी अगर जो है वो शेयर या डिबेंचर जनरल पब्लिक को जो है वो सेल करना चाहती है तो उसके लिए कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, जिसके ज़रिए वो जनरल पब्लिक को इन्वाइट करती है कि आए और हमारे परचेज करें शेयर्स एंड डिबेंचर्स। उसके बाद है व्हाट इज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अच्छा बच्चों, एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवानी पड़ती हैं रजिस्ट्रार को, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो अगर किसी वजह से कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस नहीं बना सकी तो बच्चों उसकी जगह पे, प्रॉस्पेक्टस की जगह पे हम एक और स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इन ल्यू का मतलब होता है की जगह पर। तो बच्चों हम प्रॉस्पेक्टस की जगह पर हम एक और स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसको हम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। तो बच्चों इसके अंदर वो सारी डिटेल होती है जो कि प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होती है, लेकिन ये हम आर्जी तौर पे बनाते हैं, बाद में हमने जो है वो प्रॉस्पेक्टस बना लेना होता है। अगर किसी वजह से प्रॉस्पेक्टस नहीं बन पाया तो हम आर्जी तौर पर ये स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो लिखा हुआ इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ इशूड इन प्लेस ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो कह रहा है ये प्रॉस्पेक्टस की जगह पे इशू की जाती है। इट कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इसके अंदर वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं जो कि प्रॉस्पेक्टस में होती है। उसके बाद बच्चों डिबेंचर्स। डिबेंचर्स बच्चों क्या होते हैं, अगर कंपनी को जो है वो कर्जे की ज़रूरत पड़ जाए, पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो एक तो बच्चों ऑप्शन ये होती है कि बैंक से कर्जा ले लें, लेकिन एक और ऑप्शन ये भी होती है कि हम जो है वो लोगों से कर्जा ले लें। अच्छा बच्चों, जब हम लोगों से कर्जा लेते हैं तो उसके बदले फिर हम उनको एक रिटर्न फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट इशू कर देते हैं कि हमने आपसे इतना कर्जा लिया है, और उसके ऊपर बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है कि हम इसके ऊपर आपको कितना सूद पे करेंगे और कितने सालों बाद हम ये आपको आपके पैसे वापस करेंगे। ये सारी डिटेल उस डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन होती है। तो बच्चों उस डॉक्यूमेंट को हम जो है वो डिबेंचर कहते हैं। तो ये असल में एक सबूत होता है इस बात का कि हमने लोगों से कर्जा लिया हुआ है। तो वैसे आप ज़बानी कलामी लोगों को कहेंगे, किसी को कहेंगे आप मुझे 10 लाख रुपया दे दे, 20 लाख रुपया दे दे, तो बच्चों वो आपको क्यों देगा, तो उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ सबूत वगैरह उसको देना पड़ेगा कि ये आपके पास सबूत है कि हमने आपके पैसे देने हैं। अगर हम आपके पैसे ना दे सकें तो आप हमारे खिलाफ केस भी कर सकते हैं। लिखा डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। इंडेप्टेडनेस। इंडेप्टेडनेस का मतलब होता है बच्चों मकरूज होना ऑफ द कंपनी। तो बच्चों डिबेंचर जो है वो इस बात का सबूत होता है कि कंपनी जो है वो आपकी क्या मकरूज है। इट इज़ इशूड फॉर लॉन्ग टर्म बोरोविंग। ये कंपनी बच्चों कब इशू करती है, जब कंपनी को लंबे अरसे के लिए कर्जे की ज़रूरत हो, तो उसके लिए बच्चों कंपनी डॉक्यूमेंट इशू करती है। तो ये एक डॉक्यूमेंट होती है जो कि इस बात का सबूत होता है कि आपने कंपनी ने आपके पैसे देने हैं। रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल का मतलब होता है काबिल वापसी।
कि जो ऐसे डिबेंचर जो कि कंपनी एक खास टाइम पीरियड के बाद जो है वो वापस कर देती है, जिसके पैसे कंपनी वापस कर देती है, उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर्स विच आर रीपेबल एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक खास वक्त के बाद ऐसे डिबेंचर जो एक खास वक्त के बाद वापस कर दी जाती हैं, जैसे 5 साल 10 साल आपको टाइम पीरियड मेंशन होगा। इररिडीमेबल डिबेंचर, नाकाबिले वापसी डिबेंचर, रिडीमेबल मतलब काबिले वापसी और इररिडीमेबल मतलब नाकाबिले वापसी, ऐसे डिबेंचर जिनकी अमाउंट आपको जो है वो वापस नहीं होगी जब तक कंपनी जो है वो चलती रहेगी। जब कंपनी बंद होगी तब आपको इसके पैसे वापस मिलेंगे, अदरवाइज ये एक दफ़ा कंपनी ने इशू कर दिया तो कंपनी इसके पैसे आपको वापस नहीं करती जब तक कंपनी चलती रहती है। हाँ बच्चों, आप क्या कर सकती हैं, अगर आपको अपने पैसे चाहिए तो आप यही डिबेंचर्स मार्केट में जाके किसी और को सेल कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। डिबेंचर्स विच आर नेवर रीपेबल ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी मतलब जब तक कंपनी है तब तक कंपनी इसके पैसे वापस नहीं करेगी। हाँ, जब कंपनी बंद होगी फिर आपको इसके पैसे वापस मिल जाएंगे। दीज आर जनरली इशूड बाय रेलवे, जी बच्चों नॉर्मली जो रेलवे होती है वो इस तरह के डिबेंचर्स इशू करती है। इसके बाद है बच्चों हमारे पास सिंपल आर नेक डिबेंचर। सिंपल आर नेक डिबेंचर, those debentures which carry no security as to payment of interest or repayment of principal amount। जी बच्चों ऐसे डिबेंचर जिसके ऊपर आपको ना तो इंटरेस्ट की कोई सिक्योरिटी होती है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसी तरह से बच्चों आपको उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट है उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि आपको जो है उसके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बच्चों इसको हम कहते हैं सिंपल और नेक डिबेंचर। आपने एक दफ़ा ख़रीद लिए हैं, आपको कोई गारंटी नहीं उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसी तरह से आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब ओरिजिनल अमाउंट जो आपने पे की है कि वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बच्चों लिखा तो है ये नेक डिबेंचर, लेकिन ये है बदमाश डिबेंचर। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद है बच्चों नंबर 24 पे रजिस्टर्ड डिबेंचर। ऐसा डिबेंचर जो किसी आदमी के नाम पे रजिस्टर हो उसको हम कहेंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर। दीज आर द डिबेंचर्स विच आर रजिस्टर्ड विद द नेम ऑफ अ पर्सन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। इसके बाद है बच्चों बियरर डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर जो किसी आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होते उसको हम कहते हैं बियरर डिबेंचर। दीज आर डिबेंचर्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड विद द नेम ऑफ अ पर्सन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। जी बच्चों बस ये खत्म हो गया। उसके बाद है 26 मॉर्टगेज डिबेंचर। डिबेंचर्स विच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड मॉर्टगेज डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर जिसके बदले कंपनी ने जो है को एसेट्स जो है वो जमानत के तौर पे गिरवी करवा लिए। अच्छा बच्चों, एसेट कंपनी आपको गिरवी करवा देती है कि अगर हम आपके पैसे ना वापस कर सके तो ये हमारे एसेट्स हैं, आप इनको मार्केट में सेल करके अपने पैसे जो है वो रिकवर कर लेना। अच्छा बच्चों, एसेट गिरवी रखवाने का मतलब ये नहीं कि कंपनी आपको कंपनी के एसेट दे देगी, बल्कि कंपनी आपको जो है वो आपको कंपनी एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देती है। फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो अपनी गाड़ी जो है कंपनी की वो आपको एसेट्स के डिबेंचर के बदले गिरवी रखवा देती है। अब गाड़ी गिरवी रखवाने का मतलब ये नहीं कि कंपनी आपको गाड़ी दे देगी, कंपनी सिर्फ क्या करेगी, आपको गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दे देगी। अगर हम आपका कर्जा जो है वो टाइम पीरियड के अंदर अंदर वापस ना कर सके तो आप हमारी गाड़ी सेल करके अपने पैसे रिकवर कर लेना। तो डिबेंचर्स विच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट ऑफ कंपनी आर कॉल्ड मॉर्टगेज डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्ट का मतलब होता है तब्दील करना। ऐसे डिबेंचर जिसको आप शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इज कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जिनको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डिबेंचर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो जी बच्चों, ये हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो आज हमने डिस्कस किए। तो बच्चों आपने ये डेफिनेशंस अच्छे से याद करनी है और याद करके बच्चों इनको लिख लेना है। जब तक आप इनको लिखेंगे नहीं याद करके तो आपको ये याद नहीं होंगी। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।